हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी के एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का दोस्तों, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसकी हमने शुरुआत की थी, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ ओशियन फ्लोर। और आज इस चैप्टर का हम लोग लेकर आ गए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 2, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो आज दोस्तों आपको बता दें कि ये जो लेक्चर नंबर 2 है, इसी में हमारा ये जो चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी कि ऑलरेडी एक लेक्चर हमने अपलोड कर दिया था, लेक्चर नंबर 2 है, तो छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं इस चैप्टर के। छोटा ही चैप्टर था, तो इसको आज हम लोग टोटली कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ टॉपिक्स बचे हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दूं कि इसके पहले का जो लेक्चर था, पहला लेक्चर इस चैप्टर का, उसमें हमने क्या देखा कि ओशन फ्लोर क्या होता है। ओशन फ्लोर में बहुत सारी चीजें, जैसे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया, अबाइसल प्लेन हो गया, फिर माउंटेन रेंजेस एंड प्लेट्यूज हो गए, फिर हमने मराइन डिप्स देखा। उसमें हमने देखा था ना मरियाना ट्रेंच, सबसे गहरी खाई जो पैसिफिक ओशन में है, 11,000 मीटर समथिंग उसकी हाइट थी। तो यार इतनी गहरी खाई है। तो ये सभी चीज मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप प्लीज जाके देख सकते हो लेक्चर नंबर 1। और आज जो बचा हुआ टॉपिक है दैट इज मराइन डिकम्पोजिशन। ये क्या है, इसमें जो टॉपिक्स है वो आप आज पढ़ लेंगे पूरा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देख लेना, फिर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही में आप हमारे प्लेलिस्ट को भी कंटिन्यूअसली चेक करते रहो, क्योंकि वहां पे हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए हैं। पूरा का पूरा साइंस सब्जेक्ट आपका 100% कंप्लीट है पूरे चैप्टर्स के साथ। पूरा मैथ्स आपका कंप्लीट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस जो भी है आपका, हर चीज हम लोग बना रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो वो भी आपको देखने मिल जाएंगे, इंग्लिश ग्रामर भी आपको देखने मिल जाएगा। तो प्लीज जाके चेकआउट करते रहना प्लेलिस्ट सेक्शन को, उसमें बहुत सारे वीडियो से आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले जो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका मेन हेडिंग जो डाल देते हैं वो है दोस्तों मराइन डिकम्पोजिशन, ठीक है। यानी कि जो समुद्र होता है, मराइन जो होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, डिकम्पोजिशन कैसे होता है, ये हम लोग जानेंगे यहां पे। तो मराइन डिकम्पोजिशन हमारा पहला आज का टॉपिक है, ठीक है। तो मराइन डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मराइन जो बेड होता है, यानी कि जो सबसे नीचे का जो इलाका होता है समुद्र का, जहां जहां पे खत्म होता है ना समुद्र जाके अंदर की तरफ से, तो वो क्या होता है, मराइन बेड होता है। एक तरीके से बेड है ना वो। तो मराइन बेड हो गया, ये क्या होता है, सबसे डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। हम सभी जानते हैं, क्योंकि यार उसके नीचे कोई है ही नहीं। उसके नीचे आप अगर खोदोगे तो आपका जो अर्थ के अंदर का जो क्रस्ट और वो जो मेंटल एंड कोर है ना, वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो उसके अंदर तक कोई गया नहीं आज तक, ठीक है ना। समझ लो सबसे डीपेस्ट पार्ट है पूरे वर्ल्ड का, अलग अलग जगह के हिसाब से, रिस्पेक्टिव रीजन के हिसाब से बात करें। इसीलिए बहुत सारे जो डिपॉजिट्स होते हैं, आपको पता है बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है ना, वो कहीं ना कहीं इन्हीं समुद्र की गहराई में है जाके मिलती है। और जो इंसान होते हैं वो ऐसे ही गहराई में उतरते हैं और बहुत सारी चीजों की खोज करते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, कुछ बहुत सारे अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, ये सब चीज की खोज छानबीन करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज उनको पता चलता है। और यही जो डिपॉजिट्स होते हैं वो क्या क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि पेबल्स होता है, आप सभी जानते हैं, बहुत ही चमकदार पत्थर होते हैं, पेबल्स जिसको बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा फिश टैंक्स वगैरह में भी बहुत ही कीमती कीमती पत्थर होते हैं। कुछ ऐसे मोती होते हैं, ठीक है ना। वो तो चलो ज्वेलरी में आ गया वो सब चीजें, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, पेबल्स हो गया, फिर बहुत सारे ऐसे क्ले टाइप के सॉइल होते हैं, ठीक है ना, फिर नॉर्मल सॉइल हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम बात करें नॉर्मल तौर पे, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो रिवर्स, ग्लेशियर्स, और इन्हीं के वजह से जब वो कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ था, इन्हीं के वजह से वहां पे वो पहुंचा है। और लोग क्या करते हैं, ये सब चीज को इस्तेमाल भी करते हैं और कहीं ना कहीं इसकी खोज भी करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बात करें, जो डिपोजिशन होता है ना यहां पे, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के वजह से सबसे ज्यादा हुआ। यानी कि जो बेसिक, जो आपने कल के दिन यानी कि लेक्चर नंबर 1 में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पढ़ा था, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है एक मेन रीजन है ये सब चीज के डिपॉजिट होने का। और इसी के लिए इसको मराइन डिपॉजिट कहा जाता है। यानी कि यार समुद्र के अंदर है, मराइन वाटर बोलते हैं हम लोग पानी को, वैसे ही मराइन डिपॉजिट्स बोलते हैं। तो जो भी चीज अंदर जाके डिपॉजिट हो गया है उसको हम लोग मराइन डिपॉजिट बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं, जैसे और भी बहुत सारी चीजें होती है, लावा होती है। आप सभी को पता है कि समुद्र के गहराई के अंदर जो लावा होता है वो भी एक्टिवेट होता है कभी कभी, ठीक है ना। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर पैसिफिक ओशन का देखा था, एंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी देखे थे। तो कुछ वॉल्केनोस आज भी एक्टिवेटेड है, वो फटते रहते हैं, ठीक है ना, जिसके वजह से सुनामी आने के चांसेस हो जाते हैं। या फिर जो ऐश रहता है उसका, जो लावा या फिर ऐश जो रहता है, वो भी यहां पे जिसकी वजह से बाहर आने की कोशिश करता है। तो छोटे छोटे कुछ फाइन पार्टिकल्स हो गए, ये भी लार्ज स्केल पे बहुत ज्यादा तादाद में आपको वहां पे देखने मिलेंगे। फिर कुछ ऐसे रिमेन्स ऑफ मराइन प्लांट्स एंड एनिमल, कुछ ऐसे समुद्र के अंदर रहने वाले प्लांट्स, कुछ समुद्र के अंदर रहने वाले एनिमल्स, ये सब के भी आपको जो कंकाल होते हैं ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
एक तरीके से सबूत जो होता है वो हमें मिल जाता है, ठीक है ना, उनके कुछ रिमेन्स, बॉडी के बचे हुए हड्डी, कंकाल या फिर जो भी चीज है वो आपको वहां पे देखने मिल जाते हैं। फिर इसके अलावा अगर बात करें, जैसे मिक्सचर जो होता है बहुत सारे टाइप के सॉइल्स का, बहुत सारे टाइप के क्लेस का, इसका मिक्सचर भी आपको वहां पे देखने मिल जाता है। और ये भी लगभग जो होता है 30% ऑफ द टोटल डिपॉजिट, यानी कि ये जो मैं मिट्टी सॉइल वगैरह की बात कर रहा हूं, ये 30% जितने भी डिपॉजिट है उसका 30% सिर्फ सॉइल और क्ले में ही होता है। क्लियर है, याद रहेगा। फिर अगर इसको हम लोग समझने की कोशिश करें, मराइन लाइफ या फिर जो ओशन की जो लाइफ है इसको समझने की कोशिश करें, तो हमें वो समुद्र की गहराई में उतरना पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे शोज चलाए जाते हैं टीवी के ऊपर, जिसमें कोई जो स्कूबा डाइवर होता है, यानी कि जो पानी के अंदर गहराई में डाइव करता है, कैमरा लेके वो फोकस करता है, एक एक चीजें बारीकी से बताता है। आपने देखा होगा, और ये सब चीज देखना चाहिए। मैं आपको इंसिस्ट करता हूं कि यार कभी आपको टाइम मिलेगा ना, तो ये सब कुछ चैनल्स होते हैं, ठीक है ना, हमारे टीवी पे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, नेशनल ज्योग्राफी, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैनल्स होते हैं। इनको आप जब देखोगे तो बहुत सारी नॉलेजेबल कंटेंट आपको देखने मिलेंगे। जो चीज बोलना आसान नहीं होता उसको आप देख पाते हो, वहां पे जाके लाइव देख सकते हो, मतलब वो सब चीजें चैनल्स के माध्यम से। तो बहुत सारी गहराई में क्या क्या चीजें हैं ये आपको पता चलता है, तो बहुत अच्छी बात होती है, आपको देखना चाहिए। तो सेम उसी प्रकार बोला है कि आपको वो सब चीज देखने के लिए कुछ मिनरल्स होते हैं, आपको पता है मिनरल्स होते हैं। फिर आपका डायमंड्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, मोती बोलते हैं ना, ऑयस्टर शेल्स जो होते हैं उसमें कीमती कीमती पत्थर होते हैं। ये सभी चीज कहां से मिलता है, कहीं ना कहीं वो ओशियन बेड से ही तो मिलता है, एकदम गहराई में उतर के कुछ मिनरल्स होते हैं, ये सब चीज मिलता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाए, इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स के कुछ लेयर का फॉर्मेशन वहां पे देखने मिलता है, जहां पे भी लेयर्स जो होते हैं वहां पे उसका फॉर्मेशन देखने मिला है। और बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द सी वाटर और सी का जो लेवल होता है उसकी वजह से, प्रेशर की वजह से बहुत सारे ऐसे टाइप के रॉक्स का फॉर्मेशन भी आपको बीच समुद्र में देखने मिलता है, आइलैंड्स में आपको देखने मिलता है। कल मैंने एक्सप्लेन किया था ना, जब पूरा का पूरा डायग्राम बना के आइलैंड्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, ठीक है। तो यही सब चीजें होती हैं वहां पे आपको देखने मिलती है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें, यहां पे ह्यूमन इंड्यूस मटेरियल्स भी आपको देखने मिलता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इंसान लोग स्वार्थी है थोड़े, कि हमको जो भी चीज अच्छी नहीं लगती है हम उसको फेंक देते हैं, करेक्ट है। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम समुद्र में फेंकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज वाले अपना वेस्ट फेंकते हैं, हम लोग कुछ खाते पीते हैं तो उसका कूड़ा कचरा जो भी होता है समुद्र के पानी में फेंकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको समुद्र के अंदर देखने मिलता है। लेकिन समुद्र एक बहुत ही अच्छा चीज है, वो ना एक्सेप्ट नहीं करता है किसी चीज को। वो जब भी हाई टाइड क्रिएट करता है तो वो पानी उठा के फेंक देता है, और पूरा का पूरा कचरा जो है वो बीच पे आ जाता है, कोस्ट लाइन पे आ जाता है। आपने देखा होगा समुद्र कभी कोई चीज अपने अंदर रखता नहीं है। जब भी लहरें बहुत जोरों से चलती रहती है तो ऊपर जो भी तैरती हुई चीज रहती है, जो भी कूड़ा कचरा रहता है, वो सब उठा के बाहर फेंक देता है। वो पानी के अंदर इतना ताकत होती है, तो ये सब चीज होता रहता है। लेकिन इसके अलावा जो सीवेज होता है, तो कचरा होता है, सीवेज हो गया, फिर सॉलिड प्लास्टिक्स हो गए, वेस्ट मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हो गए, बहुत सारे केमिकल वेस्ट हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, ये सभी चीज कहीं ना कहीं समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं। आज भी कहीं ना कहीं वो डूबे हुए रहते हैं बहुत सारी चीज। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 100% वो उठा के फेंक देता है, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपको देखने मिल जाएगी समुद्र के अंदर जब आप सर्च करोगे। और मैंने एक चीज देखा था, प्लास्टिक बैग्स, ठीक है ना, प्लास्टिक बैग्स जो होता है ना आपका, ठीक है ना, प्लास्टिक बैग्स समझ लो, प्लास्टिक बैग से आपका, तो प्लास्टिक बैग जो होता है ना, थैला जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर नॉर्मल थैली जिसमें सब्जी वब्जी खरीदने जाते हैं, तो वो अगर समुद्र में चला गया तो समुद्र में गहराई में उतरने के बाद वो अगर वो लाखों साल भी वहां पे पड़ा रहेगा ना, तो भी वो क्या होगा, खराब नहीं होगा। यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज पता चला कि प्लास्टिक जो है इजीली डिग्रेडेबल नहीं है, वो इजीली यहाँ पे खत्म नहीं होता है। तो कितना नुकसान पहुंचाता होगा सोचो, इमेजिन करो किसी मछली ने वो प्लास्टिक को खा लिया तो उसका पेट का क्या होगा, किसी मछली उसके अंदर फंस के रह जाए तो वो तो बेचारी मर जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो हम जो वेस्ट क्रिएट करते हैं, ये कहीं ना कहीं जो इकोसिस्टम है, जो वाटर का एक्वेटिक सिस्टम है, एनिमल्स जो है उनके अंदर, प्लांट्स जो है उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सब चीज भी हम लोग को देखना चाहिए और हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ हाइड्रोस्फीयर के अंदर यानी पानी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स छोड़ते हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं तो वो न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है वो समुद्र में रिलीज करते हैं। कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज होती है जो हार्मफुल केमिकल्स को समुद्र में रिलीज करते हैं। ऑयल स्पिल्स हो जाता है, हम क्या करते हैं, खुदाई करते हैं पानी के अंदर, ताकि उसके अंदर से हम लोग जमीन के अंदर से घुस के ऑयल निकाल सकते हैं, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह निकाल सकें। तो इसके वजह से कभी कभी ऑयल स्पिल हो जाता है, समुद्र में पूरा तेल तेल हो जाता है, करेक्ट है, गंदा तेल या फिर जो भी चीज होता है। तो इसके वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है किसको, एक्वेटिक एनिमल्स को, जो वहां के अंदर रहने वाले जो जीव है उनका वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सब चीज ना हो, तो ये भी हम लोग को एक देखने की जिम्मेदारी है, पॉल्यूशन ना क्रिएट करे। फिर जो मटेरियल्स होते हैं बहुत ज्यादा ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, किसको, मराइन लाइफ को हार्मफुल होते हैं और इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। इसीलिए जो पॉल्यूटिंग कंपोनेंट्स होते हैं उसको कम से कम यूज करना चाहिए, या फिर इसका जो मिसयूज हो रहा है उसको बहुत ही कम से कम करना चाहिए। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि मराइन डिकम्पोजिशन में क्या क्या चीजें होती है। तो यही था दोस्तों हमारा टॉपिक, ठीक है ना। तो छोटी छोटी चीजें और बची है, चैप्टर हमारा ऑलरेडी खत्म हो गया, यहां तक हमारा लास्ट टॉपिक था ऑफिशियली। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बता दूं। सबसे पहले एक टॉपिक है यहां पे मैं बता देता हूं, जिसको बोलते हैं दोस्तों मीन सी लेवल। तो ये जो मीन सी लेवल है वो एक्जैक्टली क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों आप जानते हैं कि आप कहीं पे भी स्टेशन पे चले जाओ, ठीक है ना, आपका एक स्टेशन का बोर्ड होता है, ठीक है ना, एक स्टेशन पे बोर्ड होता है, और बोर्ड के जो भी XYZ आपका नाम है, मतलब जो भी शहर आप रहते हो, वो बोर्ड के ऊपर सिटी का नाम होता है, और उसके नीचे आपने देखा होगा अक्सर ना ऐसा लिखा रहता है, दैट इज
समझ लो 15 मीटर अबव सी लेवल। ऐसा आपने देखा होगा बोर्ड के ऊपर 15 मीटर अबव सी लेवल, 60 मीटर अबव सी लेवल, 100 मीटर अबव सी लेवल, यानी समुंदर के लेवल से, सी के लेवल से कितनी ऊंचाई है वो हमेशा एक स्टेशन के जो मेन जो बोर्ड होता है, बड़ा वाला जो बोर्ड होता है उस पर लिखा होता है। अक्सर आपने देखा होगा ट्रेन से जाते टाइम भी दिखता होगा पीला पीला बोर्ड, उसके नीचे छोटे से ब्लैक कलर में लिखा रहता है अबव सी लेवल, यानी कि समुंदर के लेवल से कितनी ऊंचाई है तो वो लिखा रहता है, जितनी भी ऊंचाई रहेगी वो लिखा रहता है। लेकिन ये समुद्र का जो लेवल है ना वो होता क्या है, मीन जो लेवल है सी का वो होता क्या है, सी लेवल होता है एग्जैक्टली क्या है। तो जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि हमेशा हमारे इसमें हाई टाइड और लो टाइड आता रहता है। क्या आता रहता है, हाई टाइड और लो टाइड्स, ये सब जानते हैं, हमने ये 7वीं 8वीं में पढ़ के रखा हुआ है। ठीक है ना, 8वीं तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन इसके पहले के स्टैंडर्ड में 7वीं में आपका एक चैप्टर था जिसमें हम लोग टाइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली जाके पढ़ाया था। तो वो आप देखना चाहते हो उसका भी कंसेप्ट अगर आप भूल गए हो तो वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है ना, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप 8वीं में हो तो सिर्फ 8वीं का ही पढ़ोगे। आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ चीजें जो पुराने पिछले स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ी है तो उसको अभी पढ़ सकते हो, क्योंकि हर चीज हमारे चैनल पे अवेलेबल है, चाहे वो 7वीं हो, 8वीं हो, 9वीं हो, 10वीं हो, रेगुलर हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं। ठीक है, तो कोई भी कंसेप्ट जब भी आपको लगे कि यार ये कंसेप्ट नहीं पता है तो उस टॉपिक को सर्च करके जाके हमारे वीडियोस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी चलो बात कर रहे हैं हम लोग हाई टाइड और लो टाइड की। तो हाई टाइड लो टाइड जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, हाईएस्ट ऑफ द हाई टाइड, यानी हाई टाइड का सबसे हाईएस्ट का जो लेवल होता है और लो टाइड का जो सबसे लोएस्ट लेवल जो होता है उसका क्या निकालते हैं, एवरेज निकाला जाता है। आपको पता है ना, जैसे कि अब पूरे क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 में से सबने अलग अलग मार्क्स लाए, तो हम लोग पूछते हैं कि एवरेज मार्क्स कितना है, तो हम क्या करते हैं सबका मार्क्स कंसीडर करके डिवाइड बाय 10 कर देते हैं। तो यहां पे भी सेम क्या करेंगे, हाईएस्ट ऑफ द हाई टाइड ले लेंगे, हाई टाइड के सबसे हाईएस्ट पॉइंट ले लेंगे और लो टाइड का सबसे लोएस्ट पॉइंट ले लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, एवरेज निकाल देंगे और वो चीज क्या रहेगा, आपका सी लेवल रहेगा। तो एग्जांपल के तौर पे यहां पे कंसीडर किया गया है कि हमारा जो चेन्नई है दोस्तों, ठीक है ना, और हाइट के हिसाब से एक और चीज है कि हमारा सबसे ऊंचा चीज दुनिया का सबसे ऊंचा चीज जो है ऐसा वो क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट लगभग 48848 मीटर है। और सबसे गहरा चीज क्या है, मरियाना ट्रेंच, मैंने आपको कल ही एक्सप्लेन किया था। ये माउंट एवरेस्ट है आपका, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट, और सबसे नीचे जो है वो क्या है, सबसे गहराई में क्या है, मरियाना ट्रेंच, ये हमने कल बताया था आपको। और इसकी जो गहराई है वो लगभग 11034 है, यानी कि 11034 मीटर। तो इसका भी एवरेज लिया जाता है और उसको कंसीडर किया जाता है एज ए सी लेवल। तो यहां पे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं यहां पे कि जो एवरेज जो हमारे कंट्री में लिया जाता है वो 0 लिया जाता है, किसके हिसाब से लिया जाता है, यहां पे चेन्नई के हिसाब से लिया जाता है। ठीक है ना, यहां पे चेन्नई इज कंसीडर्ड टू बी द 0 एंड द एलिवेशन ऑफ एनी प्लेस, उसके हिसाब से कंसीडर किया जाता है। यानी कि चेन्नई का जो सी लेवल होगा, चेन्नई का, माफ करना, चेन्नई, ठीक है, चेन्नई का जो सी लेवल होगा उसको कंसीडर किया जाता है एज ए 0। चेन्नई का जो सी लेवल है एज ए 0 कंसीडर किया जाता है और उसके कंपैरिजन में जो भी शहर होंगे, जो भी स्टेट होंगे, उसके हिसाब से जो हाइट होगा उसको वहां पे काउंट किया जाता है। समझ लो कि चेन्नई का जो सी लेवल है वो 0 है, अब उसके कोई दूसरा है उसके वो 5 मीटर ऊंचा है तो ऐसा लिखा जाएगा कि 5 मीटर अबव द सी लेवल। कोई 10 मीटर ऊंचा है, कोई 100 मीटर हो सकता है, कोई 200 मीटर भी हो सकता है, कोई 500 मीटर भी हो सकता है। तो जितना जो ऊंचाई पे है उसको हम लोग वैसा लिखते हैं अबव द सी लेवल। और सी लेवल याद रखना चेन्नई का ही कंसीडर किया जाता है हमारे कंट्री में, जो कि चेन्नई में यहां पे 0 माना जाता है। ठीक है ना, हमारे सर्वे पर्पस के लिए, हमारे इंडिया के सर्वे पर्पस के लिए ये आपको याद रखना है। क्लियर है, ये चीज याद रहेगा, क्लियर है। तो यही था हमारा टॉपिक एंड बाकी जो है चीजें आपको देखने मिल जाएगी आपके बुक के अंदर, छोटी मोटी चीजें हैं जैसे कि डू यू नो वगैरह है कि हमने जब स्टडी किया था ओशन फ्लोर को, जब हम स्टडी करते हैं तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि जो हमारा डिपॉजिट्स होता है ओशन के अंदर ये बहुत पुराना है। और एक चीज हमने नोटिस किया यहाँ पे कि जो ओशन फ्लोर है ना आर नॉट ओल्डर देन 200 मिलियन ईयर्स, यानी कि 200 मिलियन मतलब 200 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख कितना हो जाता है यार, देख लो तो 200 मल्टीप्लाई बाय 10, 2000 लाख, ठीक है ना, 2000 लाख साल पहले, 2000 लाख साल पहले ये ओशंस के निर्माण हो गए थे, यानी ये सब चीज का फॉर्मेशन हो गया था। तो कहीं ना कहीं ऐसा चीज बताया है। और इसमें जो चट्टाने हैं इनके भी एज लगभग इसी प्रकार है, बहुत सारे पुरानी चीज है ऐसा बोला जाता है। तो कॉन्टिनेंट जो है लगभग 3200 मिलियन ईयर्स के हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखने मिल जाएंगी। फिर डिपॉजिट जो होता है सी के अंदर, जो डिपॉजिट जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा ना डिकम्पोजिशन वाला, तो ऐसे बहुत सारे जो डिपॉजिट्स है सी के अंदर वो भी लगभग 200 मिलियन साल पुराने हो सकते हैं। और ये सब चीज साइंटिस्ट लोग ने जो किया और बहुत सारे टेस्ट करने के बाद पता चला कि ये सब चीज पुराने। तो ऐसे बहुत सारी चीज आपके डू यू नो के टॉपिक्स में लिखे हुए, तो आप उसको रीड कर सकते हो। तो बस दोस्तों यही था हमारा आज का टॉपिक, जो मेन जो टॉपिक्स होते हैं हमारे चैप्टर्स के अंदर वो हमने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको टॉपिक इजीली कवर हो गया होगा जो हमने आज
पढ़ाया आपको, मराइन डिकम्पोजिशन पूरा पढ़ा दिया, और साथ ही में हमने मीन सी लेवल क्या होता है और बाकी के जो टॉपिक्स है वो सब चीज हमने क्लियर करा दिया। तो बस इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ ओशन फ्लोर, ये भी हो गया टोटली समाप्त, 100% कंप्लीट हो गया। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही, जल्द लेकर आएंगे और भी ऐसे ही बेहतरीन चैप्टर्स आपके लिए, जो भी है हमारा कंटिन्यूस चल रहा है। आप बस प्लेलिस्ट चेक करते रहना कंटिन्यूअसली, और हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ हम लोग लेकर आते रहते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो और ये चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।